नमस्कार, आप देख रहे हैं अटेंशन और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। भारतीय जनता पार्टी 42 साल की हो गई है। इस अवसर पर 7 साल से दिल्ली की सत्ता पर काबिज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगठन और सत्ता के नुमाइंदों को फिर से एक मंत्र दिया। इस मंत्र की खास बात वही थी जो मोदी अक्सर दोहराते हैं। जी हाँ, राजनीति में परिवारवाद और वंशवाद को नकारना। मोदी मंत्र से कार्यकर्ता तो खुश हैं, लेकिन उन नेताओं को फिर मायूसी मिली है जो अपने बेटों या परिवार के अन्य सदस्यों को राजनीति में लाने का सपना देख रहे थे। मोदी ने अपनी वर्चुअल स्पीच में कार्यकर्ताओं से अपील की कि वो आज़ादी के अमृत महोत्सव को कर्तव्य काल में बदल दें। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। मोदी ने कहा कि आज देश में दो तरह की राजनीति चल रही है, एक परिवार भक्ति की और एक राष्ट्र भक्ति की। इधर सीएम शिवराज सिंह ने भी युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। तो संगठन को मोदी मंत्र पर चर्चा शुरू करें उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भाजपा के स्थापना दिवस पर देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पीएम मोदी से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक सभी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर हमला बोला। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर राजनीति में परिवारवाद पर पार्टी की नीति को दोहराया, जिससे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन से लेकर कई सारे नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर संकट खड़ा होता दिखाई दे रहा है। कई नेता पुत्र तो पिछले विधानसभा चुनाव से लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन कुछ ने अभी पदार्पण किया है। ऐसे में इन नेता पुत्रों के लिए राजनीति का रास्ता कठिन साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश भाजपा में अभी तक राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वालों में शिवराज सिंह चौहान सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा के पुत्र ओम प्रकाश मंत्री हैं, तो पूर्व की उनकी सरकारों में पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी मंत्री बने थे। इसके अलावा अभी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ईश्वर दास रोहाणी के बेटे अशोक रोहाणी, पूर्व विधायक लक्ष्मी नारायण पांडे के पुत्र राजेंद्र पांडे विधायक हैं। हालांकि अपने संबोधन में पीएम मोदी ने परिवारवाद के साथ ही कांग्रेस पर भी हमला बोला। ये भी सच्चाई है कि अभी भी देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है राष्ट्र भक्ति की। केंद्रीय स्तर पर अलग अलग राज्यों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। पीएम मोदी के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी युवाओं से संवाद किया। इस दौरान सीएम ने मध्य प्रदेश में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ने के फैसले पर तंज कसा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास ना दिशा है, ना गति, ना नेता है, ना ही नीति और ना ही नेतृत्व है। कई बार वो भारतीय जनता पार्टी की नकल करने की कोशिश करती है। अंदर से ही विरोध के स्वर उठते रहते हैं। कांग्रेस बिखर रही है, कांग्रेस का कुनबा टूट रहा है, इसलिए अलग ढपली और अलग राग उनके निकल रहे हैं। इसके साथ ही साथ सीएम ने कहा कि लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से जनसंघ लगातार आगे बढ़ता गया। जनसंघ से बीजेपी बनी। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश तेजी के साथ विकास कर रहा है और सामाजिक सरोकार से जुड़े अभियानों के लिए जनता के बीच जाएंगे। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी के कार्यक्रम पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी कई मुखौटे लगाकर राजनीति करती है, लोगों के साथ झूठ बोलती है, भ्रम फैलाती है। इनकी कथनी और करनी में भयंकर अंतर है। एक तरफ जो 42 साल की इस बूढ़ी पार्टी ने ये नारा लगाया है कि परिवारवाद नहीं चलेगा और किसी के भी बच्चों को टिकट नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ जो है पार्टी के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के, वो कह रहे हैं बीडी शर्मा जी कि ना तो कोई हमारे यहाँ 70 साल का फार्मूला है, ना हमारे यहाँ कोई जो है बच्चों को टिकट ना देने की कोई नीति है।
तो मुख्यमंत्री बड़े जोर शोर से तो कहते हैं कि कांग्रेस के पास नीति नहीं है और नेता नहीं है। तुम्हारे पास तो नीति है, तो ये रोज रोज नीति क्यों बदल जाती है? मोदी मंत्र का ही असर है कि बीजेपी को साल दर साल और चुनाव दर चुनाव सफलता मिलती जा रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन पीएम मोदी के परिवारवाद पर दिए बयान ने उन नेता पुत्रों को चिंता में डाल दिया है जो कई सालों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। बहरहाल अब देखना यह है कि संगठन और उसके नेता मोदी मंत्र पर कितना अमल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी ब्रजेश चौकचे, इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ब्रजेश जी, नेता नीति नेतृत्व की बात तो शिवराज जी ने की, लेकिन जो मोदी ने जो कुछ कहा या कहते हैं, परिवारवाद और वंशवाद की जब वो बात करते हैं, अपनी पार्टी को तो नसीहत देते हैं वो, लेकिन कांग्रेस से रिएक्शन उसका तुरंत आता है। जबकि वो आज भी उन्होंने कांग्रेस का नाम नहीं लिया। अभी हमने भूपेंद्र गुप्ता को सुना, तो कांग्रेस ही क्यों मानकर चलती है कि उन्हीं पर ये निशाना है? क्योंकि हमने देख रहा है ये कोई नई बात नहीं है। हम अगर क्षेत्रीय दलों की बात करें, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, समाजवादी पार्टी की हम बात करें, डीएम की बात करें, डीएमके, एआईडीएमके बात करें, हम तृणमूल कांग्रेस की बात करें, ऐसी तमाम सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, या हम एनसीपी की बात करें, वहाँ भी यही परंपरा है। देखिए मनोज जी, जब किसी की दुखती रग को आप दबाते हैं ना, उसकी बात करते हैं तो तकलीफ होती है, तकलीफ होती है तो उसका रिएक्शन आता है। तो यही वजह है कि परिवारवाद की जब मोदी बात करते हैं तो कांग्रेस सबसे पहले तड़प जाती है, क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे ज़्यादा यदि परिवारवाद की शुरुआत हुई है तो कांग्रेस से हुई। बाकी के राजनीतिक दल तो फिर बाद में उदय हुआ है, लेकिन यदि देश की सबसे पुरानी पार्टी में परिवारवाद हावी है तो सीधा हमला वो अपने ऊपर ही मानते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि कांग्रेस से तत्काल प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि गांधी परिवार के इतर कोई सोचता नहीं है। परिवारवाद वहाँ पे हावी है, वहाँ ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि परिवारवाद की बात नहीं करते। तो मोदी जो हमला करते हैं या बिना नाम लिए बात करते हैं, वो एक तरह से इशारा ही उनकी तरफ होता है कि प्रतिभाएं धर पे बैठी रहेंगी, लेकिन आप परिवारवाद से नहीं है, आप यदि ऐसे राजघराने से नहीं है, आप ऐसे विरासत में आपको राजनीति नहीं मिली है तो कांग्रेस में आपको मुश्किल है। लेकिन भाजपा में ऐसा नहीं है, वो ये बताना चाहते हैं। लेकिन अब तो जो विरासत से आए थे वो भी पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया देख लो, तो उनके पास एक लंबी पारिवारिक विरासत है। सचिन पायलट की नाराजगी देख लिए, उनके पास एक लंबी पारिवारिक विरासत है। जितिन प्रसाद हो, आरपीएन सिंह हो, ये सब राजनीतिक विरासत वाले लोग हैं। तो ये विरासत वाले लोग इसलिए जा रहे हैं कि इनमें बहुत सारे लोग काबिल हैं, जिनको हम काबिलियत की दम पर हैं। यदि वो विरासत से राजनीति में आए हैं निश्चित तौर पर, लेकिन उन्होंने खुद को काबिल साबित किया है। यदि हम सचिन पायलट की बात करें, वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं राजस्थान के, उन्होंने साबित किया सरकार को सत्ता में लाने के लिए कांग्रेस को महत्वपूर्ण रोल निभाया। यदि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करते हैं तो उन्होंने खुद को साबित किया है। और वो आज कोई तो वजह होगी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 20 से 22 विधायक जा रहे हैं छोड़ के, तो कुछ तो राजनीतिक वो होगी। तो जिनकी पूछ परख नहीं है, तो शायद ये गांधी परिवार को या जो ऊपर शीर्ष पर बैठे नेताओं को लगता होगा कि ये नए लड़के आगे आ जाएंगे, तो उनकी विरासत जो है, उनका जो एक ठेका ले रखा है उन्होंने पार्टी का, वो कहीं ना डगडगा ना जाए या उनको उनकी जगह ना ले लें। तो शायद इसलिए जो भागम भाग मच रही है उसकी वजह भी एक है कि जो हकदार हैं उनको अपना असली हक नहीं मिल रहा है, या तो उनका हक मारा जा रहा है या उनको लग रहा है कि कांग्रेस में का भविष्य नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस चल रही है और धीरे धीरे देश में सिमटती जा रही है, तो वो जहां भविष्य दिखता है, हर युवा आदमी उस कंपनी में जाएगा मनोज जी, जो कंपनी ऊंचाइयों पर जाए, जो दिवालिया होने घोषित होने वाली हो या दिवालिया होने वाली हो, उस कंपनी पर कौन दाव करेगा और वहां कौन नौकरी करना चाहेगा। लेकिन कंपनी की आपने बात की, तो अभी वर्क फ्रॉम होम का जमाना है, तो बहुत सारे नेताओं को शायद इसीलिए तो हम देख रहे हैं ना, कांग्रेस में वर्क फ्रॉम होम में बैठा दिया है, लेकिन उनको वर्क नहीं मिल रहा है। जो आप हमने बात की है, अजय सिंह भी उस पीड़ा के शिकार है कि उनको वर्क फ्रॉम होम नहीं मिल पा रहा है। तो संजीव जी, एक और चीज़ है कि जब भी बात होती है कांग्रेस मुक्त भारत की बात होती है, लेकिन जब भी प्रधानमंत्री या कोई ऐसी बात भाषण होता है तो निशाने पर कांग्रेस होती है। कई बार वो नाम लेते हैं, कई बार नाम नहीं भी लेते हैं। कांग्रेस का जो रिएक्शन आता है वो देखने लायक होता है। लेकिन जब मोदी अपनी पार्टी में बात करते हैं कि वंशवाद की बात करते हैं कि नहीं चलेगा, परिवारवाद नहीं चलेगा, उस पर भी कांग्रेस का रिएक्शन जिस प्रकार से आता है, उसको कैसे देखें? देखिए, ये तो जो द्विदलीय राजनीति हिंदुस्तान में रही है, ठीक है कि कांग्रेस बहुत
स्थिति है उसकी बहुत प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल अनुकूल होती नहीं है। चली जा रही है। अनेक राज्यों से वो साफ होती चली जा रही है। तमाम प्रयास कर उत्तर प्रदेश जहां से रास्ता होता है कि प्रधानमंत्री और देश की जो लोकसभा है उसका एक वो एक बहुत अहम रोल अदा करता है। उत्तर प्रदेश वहां साफ है, और भी ऐसे बहुत कई सारे सूबे हैं। तो अब इसके बाद जो पुनर्जीवन की एक जो प्रयास है कि फिर से कुछ एक ऐसे कुछ करिश्मा हो जिससे कुछ जो खोई हुई जो स्थितियां हैं, विरासत है, वापसी की और कुछ बड़े हो सके। जो ग्रीक तो अब हर कहानियों में चीज में फिनिक्स पक्षी का सुना है कि जो आग में से फिर से पुनर्जीवित हो जाता है, ऐसे ही पुनर्जन्म हो गया ले ना, ये लेता तो है। बंजर भूमि कर दी है, इतनी उर्वरक भूमि को बंजर कर दिए। अब ऐसा कोई खाद चाहिए उनको, कांग्रेस को, कि वो फिर से जो भूमि है उसकी जो उपजाऊ हो जाए। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वही से है कि आपको रिएक्शन देना ही देना है। और जब आपके सामने अभी जो सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी हिंदुस्तान में सारे दलों के लिए है, और कांग्रेस की जो सीधी जो टकराहट या टकराव है वो कांग्रेस का बीजेपी से, ये भले ही वो अ, अब उस स्थिति में नहीं बची जो टकराव, हम एक स्वयंभू टकराव इसको कह सकते हैं। तो रिएक्शन देना लाजमी है कि जब वंशवाद की बात निकले या और भी बात निकले तो उसको एक रिएक्शन देना है। वो भूल जाते हैं, अपनी गिरवा में नहीं झांकते कि अपनी गिरवा में झांकें, देखें कि हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्यों हमारा पतन होते चला गया। तो ये बड़ा दिलचस्प सी स्थिति है, और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को जो सत्ता पक्ष है या जो बीजेपी है या इस तरीके के जो जहां जहां जिस सूबों की भी हम राजनीति की बात करें, तो वो वहां उन अपने सामने वाले को देखेंगे, खुद का घर यदि देखे, उसको सुधारने संवारने पे यदि ध्यान दे। और मुझे एक सबसे खास इसमें ऐसा लगता है मनोज जी, कि कांग्रेस जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे हालात में है, वो जिस तरीके से चलती है, उन हालातों से अब उबरना होगा। अपना 5 डेज वीक चलेगा ना, कॉर्पोरेट कल्चर चलेगा। अब आपको धूल में सनना होगा, धूल में पूरी तरीके से उतर जाना होगा। आप जब तक पूरी शिद्दत से नहीं उतरेंगे, और भूल जाइए अब आप, अभी ये स्थिति है कि चुनाव जब आते हैं तो पॉलिटिक्स में वो लोग वो चेहरे नजर आने लगते हैं जो टिकट के पहले दावेदार रहते थे या जिन्होंने कभी सत्ता पा रखी थी। कोई जो नए चेहरे हैं उनको आगे बढ़ने के लिए वो जो एक राह प्रशस्त करनी चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए, वो कमी हो रही है। इन सबको भूलेगी कांग्रेस। ये जो नेता है जो कह लीजिए तो जो मठाधीश शिवराज हम जी कह कह रहे हैं सकते वो हैं। सही है संजीव जी की, ना नेता है उनके पास, ना नीति है उनके पास, ना नियत। बिल्कुल ना बिल्कुल, नियत है। न नियत है। आपको उस सब चीजों को बदलना होगा। आपको जो, अगर आपको कहीं लगता है कि हाँ ये बढ़ सकता है, जो इक्वेशन है उन इक्वेशंस में, अभी जैसा दिग्विजय सिंह ने पिछले दिनों कहा था, एक जगह जब वो पहुंचे थे ही मध्य प्रदेश के दौरे पर, उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, अगर ये ऐसे गुटों में और हम अलग अलग खेमों में बैठे रहे, उसमें अलग अलग बैठे रहे, तो हम वापसी नहीं कर सकते, एक दूसरे की कानाफूसी करें, एक दूसरे की शिकायत करें। लेकिन हमको ये तो अब चिंतन सबको और ये मिलकर ज्ञान रहना। तभी आता है जब सत्ता से बाहर रहते हैं। जब सत्ता में आते हैं तो हम देखते हैं कि भाई को तो दरकिनार कर दिया जाता है, 6 बार के केपी सिंह बाहर हो जाते हैं, लेकिन दूसरी बार के बेटा वो मंत्री बन जाता है। तो शायद ये सारी चीज़ें अगर पहले सौंपी जाए, सत्ता में सोची जाए, तो एक मैसेज जाए, कार्यकर्ताओं को लगे कि ठीक है, हमारे भले की बात हो रही है, हमारे हित की बात हो रही है। नहीं, कठिनाई है, ये कठिनाई बहुत ज्यादा है कांग्रेस में, ज्यादा। और अब देखिए बीजेपी भी से इतर नहीं है। बीजेपी में वो सब होने लगा है कि जो बरसों बरस से उसके लिए किला ला रहे थे, या जो लगातार पार्टी को सींचते रहे कि 2 से आज आप 84 से आज आप 350 के आसपास, 325 के आसपास पहुंचे। तो वहां भी अब ये तो, जब सत्ता मिलती, सत्ता के बाद में सारे अवगुण आने लगते हैं। लेकिन हाँ, कांग्रेस में ज्यादा अवगुण है, वो ज्यादा बुरी तरीके से। और इसी ये जो बार बार उसको पतन होता है, कठिनाई होती है, हारती है, लेकिन वो सीख नहीं लेती। अब उसको सीख लेना होगा। और ये जो परिवारवाद या जो इस तरीके का वंशवाद या इस तरीके की जो अपनों तक ही सीमित रहने वाली स्थिति की, हम पर उपदेश कुशल बहु तेरे वाली बात करें कि हम उपदेश कुछ दें और जब वक्त आए तो हमारा आचरण कुछ और हो, कथनी और करनी, ये हम कांग्रेस को सुधारना होगा। ये नहीं सुधारेगी तो मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज्यादा टिक पाएगी। जो बहुत कुछ उसके थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है, अभी नहीं संभले तो फिर आगे नहीं संभल पाएंगे। ब्रजेश जी, अभी नहीं संभले, आगे नहीं संभले। लेकिन एक और चीज़ है कि अगर मध्य प्रदेश के नज़रिए से देखें, अगर वंशवाद की, हालांकि हमने इस पर कई बार और चर्चा भी की है, लेकिन लगातार जिस प्रकार से मोदी इसको बार बार दोहराते हैं, तो अगर मध्य प्रदेश में हम देखें तो कई सारे, तमाम सारे ऐसे नेता हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, गोपाल भार्गव हो, गौरीशंकर शेजवार हो, जयंत मलैया हो, तमाम सारी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त थी। अब ज्योतिराज सिंधिया भी इस लिस्ट में आ गए, क्योंकि उनके बेटे भी महारिमन भी राजनीतिक दस्तक की तैयारी में। तो वाकई में अगर वंशवाद और परिवारवाद की बात कर रहे हैं, तो क्या इन सब के सामने भी एक संकट होगा कि कैसे, या तो खुद की कीमत पर, या तो बेटे या परिवार को टिकट दिला दें, या खुद राजनीति में हाशिए पर चला जाए। और राजनीति में हाशिए पर कोई जाना नहीं चाहता। हम देखते हैं कि जो 75 बार के नेता हैं, वो भी गाए बेगाए ट्वीट के जरिए, भाषणों के जरिए, बयान के जरिए
अपनी पीड़ा उजागर करते या नेतृत्व पर निशाना साधते रहते हैं। देखिए मनोज जी, जब मोदी जैसे शख्सियत जो पूरे देश में जिनकी बात आदमी सुनता हो, पार्टी में जो सबसे शीर्ष पर हों, जिनने कह दिया, मतलब वो आज की तारीख में पत्थर की लकीर है। तो आधे ताजिए तो उन नेताओं के ठंडे हो ही जाते हैं जब मोदी जी बोलते हैं कि परिवारवाद नहीं चलेगा और मेरे कहने पर सांसदों के बेटों के टिकट कटे हैं। तो निश्चित तौर पर उतनी हवा नहीं देना है इस बात को कि हर व्यक्ति, हर नेता आके अपने परिवार के लिए टिकट मांगने लगे। तो आधा तो पंचर वहीं हो जाएगा जो दावेदार होंगे कि नहीं, मोदी जी ने कहा है कि भाई परिवारवाद में टिकट नहीं मिलेगा। जो कुछ चुनिंदा बचेंगे, यदि ये चीज़ें बार बार मोदी जी दोहरा रहे हैं या पार्टी दोहरा रही, तो उसके पीछे ये है कि एक भीड़ तंत्र भी सक्रिय हो गया। मनोज जी, इतनी बड़ी पार्टी बन गई है देश की, तो उसके सबके नेता पुत्रों के भी अभिमान जाग गए हैं कि हमें भी तो आगे जाके राजनीति करना है। तो आप देखिए, मध्य प्रदेश की हम बात करें तो चाहे नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें हम, चाहे नरोत्तम मिश्रा की बात करें, चाहे प्रभात झा की बात करें, चाहे सेजवार की बात करें, चाहे जयंत मलैया की बात करें, चाहे गोपाल भार्गव की बात करें, और चाहे हम आकाश विजयवर्गीय या कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, ऐसे एक जो नाम बनाए, ऐसी बहुत लंबी फहरिस्त है कि नेता पुत्र आगे आना चाहते हैं, राजनीति में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। और किस वजह से आजमाना चाहते हैं कि उनके पिता लगातार भाजपा में राजनीति करते आ रहे हैं, तो अब वो चाहते हैं कि उनको भी मौका मिले। तो जब बार बार ये चीज बात कही जाती है तो सबको साबित करने की बात है। यदि हमने देखा मुदित सेजवार को टिकट दिया तो गौरीशंकर सेजवार बैठ गए थे। हमने देखा है कि आकाश विजयवर्गीय को टिकट दिया तो आप कैलाश विजयवर्गीय की स्थिति देख लीजिए, आप दूसरी जगह उनको टिकट नहीं दी। क्या कैलाश विजयवर्गीय इतने सक्षम नहीं थे कि उनको किसी भी जगह से चुनाव लड़ा दिया जाता तो वो जीत जाते? लेकिन परिवार बात पूछते कि भाई आपको, यदि आपका बेटा काबिल है तो बहुत काबिल है। तो आप देखिए कि हमने देखा है कि विश्वास सारंग है यहाँ पे, कैलाश जोशी के बेटे हैं यहाँ पे, ओम प्रकाश सकलेचा है यहाँ पे। तो तमाम तरह के नेता पुत्रों को भी मौका दिया है, लेकिन वैसा नहीं होगा कि अब हर नेता का बेटा आके खड़ा हो जाए। जो सक्षम होगा, जो जीतने लायक होगा, वहाँ दूसरा कोई विकल्प नहीं होगा, उसको मौका दिया जाएगा। लेकिन ये बात जो कही है कि सांसदों को बेटे के टिकट काटे, तो हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि राजनाथ सिंह के बेटे के टिकट काटा। लेकिन ये भीड़ ना बढ़े कि इसका जो परिवारवाद के खिलाफ टिकट काटे, लेकिन सांसद का भाई विधायक है जालम सिंह पटेल, प्रहलाद पटेल उदाहरण है। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री है, बुआ मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, ऐसे भी उदाहरण हम देख रहे हैं। देखिए, कुछ मामले ऐसे होते हैं। यदि हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से भाजपा में आए तो वो अपनी एक शर्तें हैं। यदि कांग्रेस से कोई आया है तो हमने उत्तर प्रदेश में देखा है कि दूसरे दलों से आए हैं तो उनको टिकट दिया है, दूसरे दलों से आए तो परिवारवाद वहाँ देखने को मिला है हमको कि यदि संगठन आपने गठबंधन किया है किसी से तो वहाँ हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में उस पर अलग नजरिया है। लेकिन पार्टी के लिए, नेताओं के लिए अलग नजरिया है कि भाई हाँ, मैं भाजपा के लिए समर्पित था, भाजपा के लिए अब तक करता आया था, तो इसका ये वाजिब हक नहीं बन जाता आपका कि आपका बेटा लायक है या नालायक है। आप ये मान के चलें कि आपको टिकट मिल ही जाएगा क्योंकि मैंने पार्टी के लिए बहुत कुछ दिया। आपने दिया पार्टी के लिए बहुत कुछ, तो आपने को आपकी काबिलियत के अनुसार पार्टी लौटाती भी है। लेकिन आप काबिल हैं, ये बात अलग है। लेकिन आपका बेटा काबिल नहीं है और आप चाहते हैं कि मेरी बदौलत उसको टिकट मिल जाए, तो ये बड़ा सवाल होता है। सबसे पहला संदेश मुझे लगता है यही रहता है कि भाई आपका बेटा काबिल होगा, नीचे से मेहनत करता हुआ आएगा, उसमें दम होगी तो निश्चित तौर पर उसको टिकट दिया जाएगा। उसमें परिवारवाद नहीं है। लेकिन आप ये सोचें कि हाँ, मेरा हक है कि मैंने, यदि मुझे टिकट नहीं दे रहे तो मेरी बहू को मिलना चाहिए, मेरे बेटे को मिलना चाहिए। जैसे कि हमने देखा था उपचुनाव में किस तरह से बात हुई कि हाँ, पिताजी का देहावसान हो गया तो बेटा कह रहे हैं कि नहीं, मुझे तो टिकट मिलना ही चाहिए। बेटे का रोल क्या है? सिर्फ वो एक उनके सांसद के बेटे हैं, इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण भूमिका है क्या उनकी? या उन्होंने पार्टी के लिए कुछ महत्वपूर्ण किया है क्या? संगठन को खड़ा किया क्या? काम तो कहा जाता था कि एक सिंपैथी वोट उसके कारण मिल जाएगा, हालांकि धारणा भी टूट रही। लेकिन संजीव जी, मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर रहे थे तो कांग्रेस के लिए भी तो इसमें एक सबक है कि अगर आप बीजेपी के तमाम सारे कार्यक्रमों की नकल कर रहे हैं तो कम से कम नीति, जो नीता की बात हो रही है, उसमें भी कांग्रेस देख सकती है कि एक युवा नेतृत्व बीजेपी में हमने देखा है, नीचे मंडल अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक कि एक युवा टीम उन्होंने तैयार की। लेकिन कांग्रेस में अगर देखें तो घूम फिर कर वही दिग्विजय सिंह, वही कमलनाथ। अभी पिछले दिनों भी जब चर्चा होती है कि एक पद छोड़ेंगे, लेकिन सर्वसम्मति से एक निर्णय आ जाता है। अब सर्वसम्मति किस स्तर में बनी अंदर इसकी जानकारी किसी को है नहीं, लेकिन बाहर ये कहा जाता है कि कमलनाथ के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी तमाम सारे तंज कसती है, नरोत्तम मिश्रा भी कहते हैं कि दो, और अब जो इस प्रकार से मोदी बार बार तंज कस रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान सवाल उठा रहे हैं, तो आपको नहीं लग रहा कि मध्य प्रदेश में भी या बाकी जगह की तरह नया नेतृत्व को आगे लाया जाना चाहिए, ताकि अगर बीजेपी से आपको लड़ना तो उसी के लेवल पर जाकर आपको लड़ना होगा? और जब राहुल गांधी कहते हैं कि मेरे मना करने के बाद भी गहलोत ने अपने को टिकट दिला दिया, कमलनाथ ने अपने बेटे को टिकट दिला दिया, तो शुरुआत तो वहां से भी हो सकती है। बिल्कुल। देखिए,
मध्य प्रदेश में दुर्भाग्य वही है और भी सूबों में कि कांग्रेस ने कभी सेकंड लाइन खड़ी होने नहीं दी, थर्ड लाइन खड़ी होने नहीं दी। बहुत थोड़े से ऐसे लोग हैं और उन्होंने भी, उनकी अपनी भी गलती है, जो लीडरान हैं कुछ एक है मध्य प्रदेश में, ऐसा नहीं कि नहीं है, चेहरे बहुत सारे हैं, लेकिन उनको जो समर्थन या उनको जो साथ होना चाहिए बड़े नेताओं का, आप जिन कमलनाथ या दिग्विजय सिंह की बात करते हैं, जैसे ही अजय सिंह आते हैं तो कमलनाथ का एक अलग रवैया हो जाता है, उधर जीतू पटवारी आते हैं तो कमलनाथ का अलग रवैया हो जाता है, या कमलनाथ के जो गुट से लोग आते हैं तो दिग्विजय सिंह, अजय सिंह और भी ऐसे जो नेतागण हैं उनका रवैया अलग होता है। तो कठिनाई दो तीन तरह की है कि एक तो उस तरीके की लाइन नहीं है कि जिसकी एक पूरे प्रदेश में वॉइस खड़ी हो सके और हो पाई हो, होने नहीं दिया या वो बन नहीं पाए, होने खुद को वक्त मिला तो उन्होंने उस तरीके से अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पाए, अपनी जगह नहीं बना पाए, एक कारण वो रहा। दूसरा, अभी जो हालात हैं, अभी के हालात में आपने जो पिछली डिबेट की थी तब भी यही एक विषय था कि क्या कमलनाथ पद छोड़ेंगे कमलनाथ को, तो मैंने आपसे उस डिबेट में भी यही चीज कही थी कि मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ किसी चीज पद छोड़ेंगे, नेता प्रतिपक्ष का हो सकता है, और मुझे उसको भी लेकर थोड़ी शंकाएं थी, और अब छोड़ भी नहीं तो बहुत बचा नहीं है हाउस के अंदर करने के लिए। अब तो थोड़ा सा एक आध जो सत्र होने लगे, दो तीन तीन के सत्र और अब होते तो हैं, संभावना इसलिए भी कम हो जाती कि उन्होंने कहा उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो निश्चित तौर पर प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव होता ये है। भी बहुत लंबे अरसे बाद ब्रजेश जी, और हाउस में भले कुछ ना बचा हो, लेकिन वो जो कुछ बचा है अब वो अपने हाउस से ही संचालित कर रहे हैं। आला कमान या दिल्ली जो निर्णय सुनाता था, वहां से जो एक वर्डिक्ट आता था, ये दर्शाता है कि कमलनाथ अपने आप में कितने पावरफुल है कि वो यहाँ भोपाल में बैठकर दिल्ली का फैसला करवा रहे हैं। वो एक सुनियोजित तरीके से उस बैठक में होता है कि एक नेता प्रस्ताव अपने भाषण के साथ में ये प्रस्ताव रख देता है कि साहब कमलनाथ ही अगर अगला चुनाव हमारे उसको करेंगे तो बहुत अच्छा और होगा। आप ये भी देखिए कि मजबूरी देखिए उन नेताओं की जो आंखें दिखा रहे थे, ट्वीट से हमले कर रहे थे, वो भी उस बैठक में मौजूद होते कि हाँ हमें आपका नेतृत्व स्वीकार है। कौन चाहे अरुण यादव की बात करें हम, चाहे अजय सिंह की बात करें, उसी बैठक में मौजूद रहते हैं। तो उन्होंने भी मान लिया कि अब कमलनाथ ही इतने सक्षम है, इतने ताकतवर हैं कि दिल्ली में पहुंचने के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं होने वाली। मेरी तो सूचना ये थी कि वो प्रस्ताव रखने वाले अरुण यादव ही थे। वो अपुष्ट जो सूत्र हैं या जिस तरीके से खबर निकल के बाहर आई थी कि उन्होंने सबसे पहले प्रस्तावना तो दिग्विजय सिंह जी ने रखी थी। बिल्कुल नहीं, दिग्विजय सिंह ने उसका बाद में समर्थन करना पड़ता है। प्रस्ताव रखने वाले सबसे पहला वर्षन अरुण यादव का होता, जो अंदर से खबर आई थी। अब उसमें सब चीजें क्लियर होंगी और वो उनका इन हाउस मामला, लेकिन कुल मिलाकर ये दर्शाता है पूरा का पूरा जो यहाँ फैसला भोपाल में हुआ रविवार के दिन, कि कमलनाथ की आज भी किस तरीके से वॉइस है और उस पर केंद्र कैसा भरोसा करता है। निश्चित तौर पर जो आप कह रहे हैं तो एक बड़ी बात है, और ब्रजेश जी जो आपने भी कहा था, लेकिन अब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो काबिल है वही काबिज रहेगा, लेकिन जो काबिल है वो काबिज हो, इसकी चिंता भी शायद दोनों दलों को करना होगी, खासतौर से कांग्रेस को। निश्चित तौर पर करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए आप भाजपा में वैसी परिस्थितियां नहीं है, काबिलियत के आगे दम पर भी आगे बढ़ते हैं। आज कैलाश विजयवर्गीय को भी हमने सुना है, उन्होंने कहा यहाँ गणेश परिक्रमा करने वाले नेता आगे नहीं जा सकते, परिश्रम करने वाले जा सकते हैं। और हमने भाजपा में देखा भी है कि परिश्रम करके ही लोग आगे गए हैं। उनका उदाहरण है शिवराज सिंह चौहान, सबसे बड़े उदाहरण है नरेंद्र मोदी उदाहरण, ऐसे तमाम आपको दर्जनों नहीं सैकड़ों आपको संख्या में गिना सकते हैं, नाम बता सकते हैं। लेकिन यदि कांग्रेस में आप बात करते हो तो कांग्रेस में यदि कोई विरासत में मिले आपको, आप देख लीजिए टिकट किसको मिल जाता है, विक्रांत भूरिया को मिल जाता है। आप देख लीजिए जयवर्धन सिंह खड़े हो जाते हैं। नकुलनाथ को आपने लोकसभा चुनाव से पहले कब कौन से कार्यक्रम में देखा था, कब उनको संघर्ष करते जीतने के बाद कहाँ देखा? हाँ, चुनाव जीतने के बाद की बात अलग है, लेकिन इससे पहले भी आपने कहाँ देखा पार्टी के लिए। लेकिन वो एक कैंडिडेट बन जाते हैं, लोकसभा के चुनाव जीत जाते हैं। ऐसे तमाम उदाहरण है वहां। तो कांग्रेस में तो जो कहा ही जाता है कि गणेश परिक्रमा करके हवाई यात्रा के जरिए हवाई नेता के माध्यम से उतरता जमीन पर और टिकट लेके आ जाता और चुनाव जीत जाते। एक दौर था कांग्रेस का कि जब कोई भी टिकट लेके आ जाता था जीत जाता था और हवाई नेता कहलाते थे। लेकिन अब उनको भी इस पर निश्चित तौर पर विचार करने की जरूरत है कि जो जमीनी नेता हैं, जो मेहनत करते हैं, तो लेकिन जिंदगी भर दरी नहीं बिछाएगा आदमी। तो उसको हम ये कह सकते हैं जो हवाई नेता थे वो भी अब भी हवा में है और जमीनी हकीकत को शायद समझने के लिए तैयार नहीं, लेकिन बीजेपी इसको बखूबी समझ रही है और उसको लागू करने की तैयारी कर रही है। फिलहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए आप दोनों को बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर जो मोदी ने मंत्र दिया है तो बहुत कारगर है और ख़ासतौर से बीजेपी तो उस पर अमल कर ही रही, लेकिन कांग्रेस भी अगर इस पर अमल करेगी तो शायद उसकी बहुत सारी कठिनाइयाँ दूर हो सकती है। और एक मशहूर पिक्चर है जिसमें एक डायलॉग है, उसको हम कांग्रेस या बीजेपी के संदर्भ में भी कह सकते हैं या मोदी के संदर्भ में भी कह सकते हैं, जो उन्होंने कहा है कि
काबिल बनो, कामयाबी झक मारकर पीछे दौड़ेगी। तो शायद वो नेता पुत्रों को भी यही संदेश है कि आप इस गलतफहमी में ना रहे कि नेता पुत्र हैं या राजनीतिक परिवार से आते हैं तो आपको टिकट मिल जाएगा। आपको उतनी ही मेहनत करना होगी जितने आपके परिवार के लोग करते हैं। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।